हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है HICS हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज पे। पिछली क्लास में आप लोगों ने जैसे कि हरियाणा का ज्योग्राफिकल रीजन का डिवीजन पढ़ा था कि हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसे 6 पार्ट्स में तोड़ा गया है। जो जियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े जिन्होंने हरियाणा की ज्योग्राफी को 8 भागों में तोड़ा है, तो उसमें से 6 मेजर हैं और 2 कंपोनेंट जो है वो कम है। तो 8 मेजर कंपोनेंट को जो डॉक्टर जसबीर सिंह ने तोड़ा था उसको हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ आज रिवर्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो हरियाणा की जो जलवायु क्लाइमेट रीजन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप आई होप सो आप सभी के पास मैप रहा होगा और इस चीज को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की कहाँ पर, जो हरियाणा के अपने पास इस टाइम 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, किस क्षेत्र में किस तरीके की जलवायु यानी क्लाइमेट रीजन पाया जाता है और वहाँ की जो मृदा यानी मिट्टी है वो कैसी है, और कृषि से रिलेटेड इसको आपने रिलेट करके कंबाइन कैसे पढ़ना है। बिकॉज आपको प्रीलिम्स में MCQ बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और मेंस में लिखने वाला मिलेगा। तो हमें MCQ के हिसाब से नॉलेज रखनी है कि आपको वन लाइनर टच रहे, वर्ड टू वर्ड पता रहे। और मेंस में जब आंसर लिखना हो तो हमें उसे इकोनॉमी से रिलेट करके भी लिखना होगा और ज्योग्राफी से रिलेट करके भी लिखना होगा, ताकि एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों की बात आ जाए। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं, जलवायु की बात करते हैं, तो हरियाणा की जो जलवायु है, क्लाइमेट रीजन है, उसे 4 मेजर पोर्शन में अंदर डिवाइड कर रहा है। इससे आएगा ना वो मिटाने वाला? अच्छा, ओके, टच पे आ रहा है, ठीक है, ओके। तो हरियाणा का अगर आप मैप देखें तो लास्ट टाइम मैंने आपको हल्का सा हिंट दिया था कि ये सारा ऊपर वाला जो रीजन है, अंबाला का और पंचकुला और यमुना का, ये सारा का सारा यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल होता है, क्योंकि ये सारा जो रीजन है शिवालिक रेंज है। शिवालिक यानी जो लोअर हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो सारा रेंज यहाँ पर है। और अगर मैं इसका हरियाणा का, आपका ये वेस्ट पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है और ये ईस्ट पॉइंट है। तो अगर मैं हरियाणा के वेस्ट पॉइंट से जाते हुए सर्दर्न पॉइंट पे जाता हूँ, दक्षिणी भाग पर जाता हूँ, तो दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के अंदर और हरियाणा के साउथ ईस्ट पोर्शन यानी दक्षिण पूर्वी पूर्वी हरियाणा के अंदर ज्यादातर आप मैदान जो देख रहे हैं वो सारे रेतीले मैदान हैं। क्योंकि ये जो लैंड बाउंड्री है किसके साथ टच होती है? राजस्थान के साथ। और राजस्थान में जो जलवायु है वो थोड़ी सी शुष्क है, यानी अराइड है। तो वहां पर ये सारा जो रेंज है अपने हरियाणा का, ये ड्राई रेंज है। हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, भी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी जो मेन नदी बहती है ये घग्गर नदी बहती है। तो इसके आसपास का सारा जो मैदान पाएगा वो अपना मैदानी क्षेत्र पाएगा, जहाँ पे जलोढ़ के मैदान पड़ेंगे, जिसको यहाँ पर नीली कहते हैं। और इधर एक आपकी नदी बहती है, ये एक नेचुरल तरीके से बनाएगा डिवीजन है जो कि आपकी नेचर ने बना रखी है। ये यमुना नदी बहती है जो कि हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को सेपरेट करती है। इस मैदानी इलाके के आसपास जितना भी ये सारा मैदान है, ये डॉटेड शेप में, ये सारा का सारा ये यमुना नदी के द्वारा बनाया गया जलोढ़ का मैदान है, एलुवियल सॉइल है। और इसको स्पेशल नाम देते हैं वो लोग बेट। ये सारा जो मैदानी क्षेत्र है ये बेट के नाम से जाना जाता है। और हरियाणा में इस पोर्शन को ना, है तो ये जलोढ़ के मैदान, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। तो इसको वो कभी कभार नीली भी कहते हैं, नीली मैदान भी कहते हैं, ठीक है। और ये बीच का जितना सारा रेंज है आपका, कलरफुल मार्कर अलग ले लो थोड़ा सा। तो ये जो बीच का सारा इलाका है, ये वाला पोर्शन, ये सारा आपका मैदानी इलाका है मेन। तो जो मेन खेती बाड़ी होती है वो यहाँ ज्यादा होती है और इस पोर्शन में होती है जो मैदानी क्षेत्र है यानी नदी के नियर बाय का है। ये सारा जो मैदान है ये जलोढ़ के मैदान है, एलुवियल सॉइल है। तो हरियाणा की मिट्टी में आपने लास्ट टाइम देखा दोनों तरीके के मैदान बनते हैं। एलुवियल सॉइल दो तरीके के मैदान बनाती है, दो तरीके के प्लेन बनाती है। भांगर के मैदान भी बनाती है और खादर के भी बनाती है। हमारी हरियाणा में इकलौता एक ऐसा पोर्शन है, यहाँ पर आपको भांगर के मैदान भी मिलेंगे और खादर के भी मिलेंगे। ये सारा जो रीजन है यमुना के इस पोर्शन के अंदर, ये सारे खादर के मैदान है, न्यू एलुवियल सॉइल। और जितना भी घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि घग्गर नदी जो है बरसाती वाली नदी है, कभी बहती है कभी नहीं बहती है। पूरे हरियाणा में सिर्फ इकलौती ये नदी है यमुना नदी जो पूरे 12 साल, 12 के 12 महीने बहती है। यहाँ पर कुछ रेंज में आपको जो घग्गर नदी के आसपास का ये क्षेत्र है, माना जाता है पहले यहाँ पर कुछ नदियां थी जो बहती थी, अब नहीं है। तो इसके आसपास का सिर्फ ये कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपको भांगर के मैदान मिलेंगे यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगी। इस डिवीजन को हमने पढ़ना है और स्टार्ट करना है। इसे रेज कर देता हूँ एंड देन इस चीज को स्टार्ट करके पढ़ते हैं आप तसल्ली से। तो अपने नोट्स भी बनाते रहना साथ के साथ, हल्का सा आइडिया दिया। अभी नहीं, डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो
अगर क्लाइमेट रीजन को स्टार्ट करते हैं तो क्लाइमेट के बारे में एक पर्सन है जिन्होंने हरियाणा के बारे में एक स्टेटमेंट दी, कर्नल एम एल भार्गव। उनके अनुसार यानी उनके अकॉर्डिंग क्या था, हरियाणा का जो दक्षिणी भाग है ना उसको समुद्र छूता था, उनका ये मानना था। उन्होंने एक हिस्ट्री में ये लिख के दिया अपनी किताब में, द क्लाइमेट टू द ओरिजिन ऑफ हरियाणा। उस बुक के अंदर, इस बुक का भी नाम ध्यान रखना क्योंकि वन पॉइंट में आ जाती है, द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। उसके अंदर उन्होंने कर्नल के एल भार्गव, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, इन्होंने एक चीज लिखी। उनका ये मानना था कि हरियाणा का जो ये दक्षिणी भाग है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ करती थी, इस भाग को समुद्र छूता था, यानी यहाँ पर समुद्र की जो बेल्ट थी वो टच करती थी। उनका ये मानना था जब टेक्टोनिक प्लेट्स से, यानी जब हरियाणा, अब इंडिया का जब सेपरेशन हो रहा था, बन रहा था, जब इंडिया पूरी फॉर्मेशन में नहीं आया था, प्लेट सिस्टम में था, आइकॉनिक प्लेट में था, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो दक्षिणी भाग है उसको समुद्र की सीमा छूती थी। अगर समुद्र की सीमा छूती थी तो इस हिसाब से आज का जो टूटा हुआ पाकिस्तान और गुजरात का जो रीजन है यानी हरियाणा, वहां तक फैला हुआ था उस प्लेट के टूटने के टाइम तक। और जितनी भी आप देखते हैं समुद्र के नियर बाय जो रीजन होता है ओशियन के आसपास का, ना तो वहाँ ज्यादा गर्मी होती है ना वहाँ ज्यादा सर्दी होती है, अराइड रीजन होता है थोड़ा सा, यानी शुष्क होता है। वहां पर हमेशा आपको क्या कहते हैं, वायु के अंदर यानी आपकी जो एयर होती है उसके अंदर आपको हमेशा डेंसिटी हाई पाएगी, कपड़े बहुत जल्दी सूखते नहीं है वहां पर। तो जो वाटर क्वांटिटी लेवल होता है एयर के अंदर वो हमेशा अराइड रहता है, जो वहाँ की हवा होती है वो ड्राई सी रहती है। तो इसके अनुसार उन्होंने कहा कि यहाँ का इस वजह से ये रीजन है कि जो राजस्थान का मैक्सिमम एरिया वो सारा रेगिस्तानी है, और आज जब वो सेपरेट हो गया, टेक्टोनिक प्लेट हट गई है, तो ये रीजन तो राजस्थान में चला गया। तो हरियाणा का जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसी वजह से यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि लाइट ब्राउन कलर की होती है। तो जो हमारी मिट्टी है, आपको मैं इसमें बताऊंगा, तीनों तरीके के रंग लिखने होंगे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और डीप ब्राउन। तो जो बीच के मैदान है ये डार्क ब्राउन मिट्टी है, ये बांगर के जो मैदान है ये लाइट ब्राउन है, और ये बिल्कुल लाइट कलर है जो रेतीली मिट्टी है, सबसे हल्की होती है। तो रेतीली मिट्टी को हरियाणा में एक अलग नाम से भी जाना जाता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखते हैं। ये पिछली बार एमसीक्यू में पूछ लिया गया था, प्रीलिम्स के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हिस्टोरिकल रीजन में लिखना हो कि जैसे सपोज मेंस में आपसे बाई चांस पूछ लिया जाए कि हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसको मद्देनजर रखते हुए लिख बताइए कि वहाँ रेतीली मिट्टी का रीजन क्या था, तो हमें अपने पॉइंट्स में मेंशन करना पड़ सकता है। अगर हम इस नाम के साथ लिख देते हैं कि कर्नल एम एल भार्गव की स्टेटमेंट के अनुसार इस चीज की शुरुआत ऐसे ऐसे हुई थी, तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे स्टार्ट करा जाएगा आंसर को, और प्रीलिम्स के हिसाब से इस पर्सन का नाम इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कॉम्बिनेशन करी डॉक्टर ब्लामेदिन कोपेन के साथ, ये ब्रिटिश कालीन टाइम पीरियड का है, 1813 के आसपास की ईस्वी की ये घटना है। तो उन्होंने जो है ब्लामेदिन कोपेन के साथ जब करा, तो हरियाणा को, जो हरियाणा का क्लाइमेट है उसको चार मेजर पॉइंट्स में तोड़ा। चार मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको इसके अंदर नजर आ रहे हैं, इसका नाम लिख लिया ना, इंपॉर्टेंट है, तो मैं साथ के साथ बता भी रहा हूँ आपको। तो जो चार मेजर पोर्शन है, आपको जो प्लस वाला निशान दिखाई दे रहा है, ये वाला रेंज सारा का सारा, ये हो गया आर्द्र उपोषण, यानी वो रेंज जो कि सारी की सारी पथरीली मिट्टी वाली है, यानी शिवालिक रेंज। इसे इंग्लिश में अगर मैं आपको लिखूं तो होगी शिवालिक रेंज। आर्द्र का मतलब हो गया अराइड, और उपोषण का मतलब हो गया जहां पर आपको वन क्षेत्र भी मिलेगा, यानी आपको वहां पे फॉरेस्ट की डेंसिटी मिलेगी। उसके बाद आर्द्र शुष्क, आर्द्र का मतलब हो गया अराइड। अराइड मतलब, अराइड मीनिंग समझते हो क्या होता है? जलवायु के अंदर, वायु के अंदर देखो, जैसे अगर ये एयर है, एयर के अंदर दो पार्टिकल्स बने हुए हैं, एक तो गैस होंगे सारी की सारी, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा जो कि पार्टिकल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए जो एयर है उसे एरोसोल बोला जाता है, यानी पानी का और गैस का मिश्रण होती है। तो अगर कहीं पर गैस की क्वांटिटी इतनी है और वाटर की क्वांटिटी इतनी है, तो वो पोर्शन कहलाता है, यानी गैस ज्यादा है लिक्विड की मात्रा कम है, वो अराइड रीजन कहलाता है। दोनों की अगर बराबर हो जाती है, 50-50 हो जाती है, तो इसके अंदर हवा भी इक्वलेंट है और पानी भी इक्वलेंट है, तो ये हवा थोड़ी सी हैवी होती है। वो रीजन होता है सारा आपका नीचे वाला पोर्शन, जो घाट के नियर बाय होते हैं ना, आपकी समुद्र के नियर बाय वाला रीजन, वो पोर्शन होता है। और अगर इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और वाटर की गैस की क्वांटिटी कम हो जाए, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज हो जाए, तो ये होता है सर्दी में। तो ऊपर वाली जितनी भी एयर है, ये सारा रीजन जो शिवालिक के आसपास का है, तो यहाँ सारी कैसी होती है, बर्फ वगैरह होती है ना, ठंडी हवाएं होती है, वो सारा रेंज है। तो ये पोर्शन ऐसे होता है। तो यहाँ पे जो एराइड वर्ड लिखा हुआ है, एराइड वर्ड का मीनिंग ये है यहाँ पर कि जो मिट्टी है वो 70 और 30 रेशियो वाली, जो एयर है वो 70-30 रेशियो वाली है।
आर्द्र और शुष्क लिखा हुआ है। आर्द्र मतलब होगा अराइड भी है और शुष्क यानी ड्राई भी है। तो अब यहाँ पर जो है एयर के अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है और कम हो गई। तो ये जो रेंज है आपको सारा डॉटेड नजर आ रहा है, ये यानी ये सारा का सारा जो है गर्म इलाका है इस पोर्शन में, इतने सेगमेंट में ये सारा। इसके बाद है उपोष्ण स्टेपी वाले मैदान है, यानी फॉरेस्ट रेंज है। तो हरियाणा के अंदर अगर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा कहीं पर होता है तो इसी रेंज में होता है। ये सारी की सारी जो मिट्टी है हरियाणा के अंदर, ये एग्रीकल्चर बेस है। हरियाणा की 70% एग्रीकल्चर जो है इसी वजह से है। तो ये मिट्टी जो है ये एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आपके जो क्लाइमेट रेंज में देखा गया है, स्टेपी के मैदान है, यानी जहां पर फॉरेस्ट रेंज ज्यादा पाई जाती है, उपोषण हो गया। और इसको बेसिकली आप कह सकते हो क्लाइमेट रीजन के हिसाब से वो रेंज हो गई जहां पर जलोढ़ के मैदान है, यानी एलुवियल सॉइल है। ये सारे खादर वाले मैदान है। तो आपका हरियाणा के अंदर जितना भी जींद और फतेहाबाद ये आपका सोनीपत, पानीपत, करनाल का जो ये रीजन है, यही सारा इलाका है जो सबसे उपजाऊ भूमि में है। एंड देन एंड में जो क्रॉस वाला है वो महाद्वीपीय है, यानी उस टाइम की मिट्टी जो कि महाद्वीपीय, यानी उसके इनके अकॉर्डिंग किसको टच करती थी, ओशन को टच करती थी। ये सारा रेंज आपका ये वाला हो गया। अच्छा, कभी समुद्र वगैरह गए हो देखने के लिए? समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है आपने देखी कैसी होती है? दलदली टाइप की होती है, और अगर वो ड्राई हो जाती है तो कैसी होती है? सूखी होती है ना, रेत के टाइप की। तो ये रीजन यही है इसका। तो ये हर राजस्थान का जो ये, तो ये पूरा रेंज जो है राजस्थान का, ये तो पूरा डेजर्ट है। लेकिन जो ये है ना, ना तो ये पूरे डेजर्ट में है, ना ये पूरा का पूरा ड्राई में है, उसके सेमी का बीच का है, इसलिए ये इस पार्ट को महाद्वीपीय टाइप की मिट्टी कहते हैं। तो ब्लामिदिन ने और एमएल भार्गव ने इस पोर्शन को इस तरीके से डिवाइड करा। तो अगर आप देखें हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर के बिहाफ पर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मिट्टी है वो उपोषण स्टेपी है, एग्रीकल्चर के लिए ये यूज होती है। और 70% हरियाणा का जो एग्रीकल्चर पार्ट है वो इतने में ही है। इसके अंदर कुछ पोर्शन जो है आपकी घग्गर नदी का भी कवर होता है, और कुछ पोर्शन आपका ये यहाँ पर यमुना नदी के द्वारा जो बनाए गए मैदान है, यहाँ पर न्यू एलुवियल सॉइल है और यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों टाइप की सॉइल है। ठीक है। एंड देन तो ये चार मेजर पोर्शन हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा डीप से देखो क्या है। तो हरियाणा जो अपना है इस पार्ट के अंदर, हाँ ये रहा। तो इस सेगमेंट में एक चीज देख रहे हो, हरियाणा के अंदर जो मैदानी क्षेत्र है वो बीच में है, प्लेन जो एरिया है वो बीच में है, और पहाड़ी और पठारी जो क्षेत्र है वो दो पॉइंट में है, या तो पूरे नॉर्थ में है एक्सट्रीम, और या फिर पूरे साउथ में है बिल्कुल डाउन पे। यहाँ सारी आपकी अरावली हिल्स हैं, इरोडेड माउंटेन्स हैं, यानी गिरिपाद क्षेत्र है। अरावली हिल्स हुआ करती थी, उसके छिचले हुए यानी कटे हुए पीस बचे हैं। और ऊपर का जो तीन है स्टेट, जो आपके तीन ये जिले हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये पोर्शन जो है आपकी शिवालिक रेंज के अंदर आता है। डन। अब इसके बाद हम देखें कि एचआर से समुद्र दूर होने के कारण राज्य की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय का मतलब है कि ये नॉर्दर्न एरिया में आता है, गर्मियों के टाइम में गर्मी दबा के पड़ती है और सर्दी के टाइम में सर्दी दबा के पड़ती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय वो हो गया अराइड, और एक तरीके से शुष्क का मतलब हो गया ड्राई, जो महाद्वीप के नियर बाय होती है। तो ड्राई और अराइड दोनों है हमारे पास। गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तो ड्राई हो जाती है। सर्दियों में जब यहाँ से विंड वेव्स आती है, जिन्हें जेट वेव्स कहते हो आप, जिन्हें हिमालय रोकता है, तो उस टाइम पे यहाँ पर सबसे ज्यादा शीत लहर दौड़ती है, उस टाइम पे ये बिल्कुल अराइड हो जाती है, कि पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है और जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है। तो अच्छा, इस रेंज में अगर देखा जाए इस हिसाब से जब आपने इसको डिवाइड करा है, तो सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो हरियाणा के अंदर कहाँ पर होगा? सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता होगा हरियाणा में इस हिसाब से? क्योंकि रेनफॉल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जहाँ पर पानी ज्यादा हो एयर के अंदर, वहीं होगा। अभी मैंने आपको एयर और वाटर की क्वांटिटी का मीनिंग समझाया, एरोसोल कैसे होता है। तो आपको हरियाणा के इस रेंज के अंदर, इस मैप के अंदर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती होगी? कहाँ पर ऐसी जलवायु है जहाँ पर? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में। तो जो रेंज आपकी शिवालिक की पहाड़ियों के पास में आती है, ये सारी जो पहाड़ी है ना, ये शिवालिक की लोअर बेल्ट है। बंदरपूंछ की पहाड़ियां और मोरनी की पहाड़ियां हैं ये सारी की सारी। यहाँ पे ये जो इनका नाम है ना, वो मोरनी की पहाड़ियां हैं। यहीं से सारी नदियां भी आपके बहेंगी, जो मैं आगे बताऊंगा। तो जो नॉर्दर्न आपका हरियाणा है, सारी नदियां जो बहती हैं, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, वो सभी यहीं से निकलेंगी, इन्हीं पहाड़ियों से निकलेंगी। तो ये जो रीजन है, ये सारा का सारा ऐसा रेंज है जहां पर पानी जो है एयर के अंदर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती है।
और जो आपकी सबसे कम बारिश होती होगी, जहाँ पर वर्षा की जो क्वांटिटी है वो जीरो आपकी 5 रेनफॉल से भी कम है, वो कौन सा रीजन है? सारा ये वाला रीजन है। तो यहाँ सारा का ऐसा रीजन है, ड्राई रीजन है। इसका रीजन आप समझ गए, क्योंकि ये कैसी है, शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है यहाँ की, जो ड्राई आपकी क्लाइमेट रीजन है। अच्छा, अब इसके पोर्शन में जो इम्पोर्टेंट और आगे समझने वाली चीज है वो ये है कि गर्मी की ऋतु के अंदर यहाँ पर जो है बारिश कैसी होती है। अब ये ड्राई तो रहता है, अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, होती है, बिल्कुल कम होती है। तो वो किन की वजह से होती है? ठीक है, तो आपने अभी जब क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ोगे तो वहां पर आपको सर ये दो चीजें बताएंगे कि मैं अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करूँ तो ये अपने पास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर अपने पास हिमालय रेंज है इधर। तो हमारी इंडिया के अंदर जो है, जो बारिश होती है नॉर्दर्न एरिया के अंदर, उत्तरी भारत के अंदर, वो दो पार्ट्स में होती है। तो मानसून वेव्स की वजह से होती है जो इस तरीके से आती हैं, और दूसरी जो बारिश होती है वो आपकी इनकी वजह से होती है, जो हिमालय की तरफ से आ रही होती है ना, जेट वेव्स ठंडी। तो वो कुछ तो रोक ली जाती है, सिर्फ कुछ कुछ ही एंटर करती हैं, जो मूव करके वापस ऐसे चली जाती हैं। डन, इस तरीके से। तो दो पॉइंट्स में हमारे पास यहाँ पर बारिश ऐसी होती है। तो अगर अब मैं बात करूं हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में अगर बात करी जाए आपकी ग्रीष्म के दौरान यानी गर्मी के टाइम में, तो गर्मी के अंदर जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से जो वेव्स चल रही होती हैं, जो विंड चल रही होती है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून वेव्स होती है उनसे होती है। तो इंडिया का जो साउथ पॉइंट है और ये वेस्ट पॉइंट है, तो जो मानसून वेव्स साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही होती हैं, तो ये सारा जो रीजन है आपका वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर आपकी अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जो है। जो ये रेंज कहाँ पर आता है, ये वाला पॉइंट है। तो जो ये मॉनसून वेव्स आ रही होती हैं, इनको रोका जाता है अरावली के द्वारा, ये इसको अंदर एंटर नहीं करने देती। यही रीजन है कि राजस्थान का सारा जो एरिया है वो कैसा है, ड्राई है, क्योंकि अरावली हिल्स ज्यादातर उन्हीं के बीच में पड़ती हैं। तो वो वेव्स उनसे टकरा के क्या चली जाती हैं, वापस चली जाती है, वो एंटर ही नहीं कर पाती वहां पर। तो राजस्थान इसलिए पूरा ड्राई है, क्योंकि उसके बिल्कुल सरहद पे ही अरावली हिल्स है। लेकिन हल्की सी जो वेव्स है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना ये रेंज है, इतने वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा लोअर बेल्ट का है, यानी जो पहाड़ियों की जो हाइट है वो कम है, और ये कम होने की वजह से ये हरियाणा में एंटर करती है। तो हरियाणा के इस क्षेत्र में, यानी सिरसा का लोअर भाग, हिसार का, भिवानी का, महेंद्रगढ़ का, चरखी दादरी का, रेवाड़ी का, नूह और पलवल का, ये जो नीचे वाला एरिया रीजन है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो बारिश होती है थोड़ी बहुत, वो किसकी वजह से होती है? जो साउथ वेस्ट मॉनसून वेव्स मूव करके आ रही होती है उनकी वजह से। कहाँ पर? ये ईस्ट पॉइंट है ना, इधर है ईस्ट पॉइंट। तो ये वेव्स इधर मूव करी है, तो इसको विजन हम यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए इसको ये काउंट कर रहे हैं। हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना इसको। मूव तो वहां से कर रही है, आप ओरिजिन देख रहे हो, हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम जिस रेंज में आते हैं पूरे वेस्ट में भी नहीं है और पूरे साउथ में नहीं है, बीच में है। तो हमारा विजन पॉइंट यहाँ से, इधर से, मेरी तरफ से, ठीक है। और शीत ऋतु में क्या होता है, जो विंटर वेव्स होती हैं, उस टाइम में जब हमारे यहाँ पर विंटर सेशन होता है, तो पश्चिम विक्षोभों के कारण यहाँ पर बारिश होती है। पश्चिम विक्षोभों का है कि वेस्टर्न पॉइंट की तरफ जो है आपकी ये वेव्स, जो जेट वेव्स चल के आ रही होती है विंटर सेशन के अंदर, तो इनके अंदर क्या होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। दे हैव अप्रोक्सीमेटली 69% टू 80% ऑफ वाटर। तो कुछ वेव्स जो होती हैं, जो विंड होती है, वो तो रोक ली जाती है हिमालय के द्वारा, लेकिन जब शीत ऋतु चलती है तो ठंड ज्यादा बढ़ती है। तो ये वेव्स हिमालय के लोअर बेल्ट यानी शिवालिक की रेंज तक पहुंचती हैं। और शिवालिक कहाँ पर आता है अपना, इस क्षेत्र में? तो उत्तराखंड और हिमाचल सारा तो वो ऊंचाई पर है, हाइट पे, तो वहाँ बारिश पड़ती है, साथ साथ बर्फ भी पड़ती है। लेकिन जब ये वेव्स जो विंड है नीचे उतर जाती हैं, तो आपको पता है जितनी हल्की होगी जो चीज, जैसे कहीं पर अगर आग लगती है तो आपने देखा धुआं जो उठता है वो ऊपर होता है, और जो आग होती है वो नीचे होती है। तो जितनी हल्की होगी चीज वो ऊपर उठेगी। और हल्की कब होती है, जब वो हीट करी जाती है। बलून देखे बच्चों के, एक बार होते थे वो, गैस का गुब्बारा भरते थे, वो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है वो, नीचे क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो एयर से लाइट होता है। तो जब ये ऊपर होती है हैवी होती है, तो इस वजह से वहां पर कैसी बारिश होती है, वो बर्फ वाली। लेकिन जब वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, तब ये वेव्स नीचे मूव करती हैं और शिवालिक में आके यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है, इसलिए जो फॉरेस्ट रेंज है वो यहाँ पर है, ठीक है। धौलाधार की पहाड़ियां होगी पंचकुला में, मोरनी की पहाड़ियां होगी, सारी यहाँ दिखती हैं। तो हरियाणा के अंदर ये सारा जो रेंज है ये वाला है, मोरनी की पहाड़ियां। और यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है मोरनी की पहाड़ियों के अंदर, वो कोरहू नाम की जगह है, जो 1514 मीटर के आसपास है। इसमें लिखवा देता हूँ अभी आगे, ठीक है। तो ये है अपने पास इंट्रोडक्शन, कि ये जो 4 पॉइंट है ये कैसे कैसे डिवाइडेड है। तो हरियाणा में बारिश होने का जो मेन रीजन है वो 2 पॉइंट्स हैं। साउथ वेस्ट से मूव करने वाली जो वेव्स हैं, और ऊपर हिमालय की तरफ से जो जेट वेव्स आ रही होती हैं वो है। आया यहाँ तक समझ में?
लिखो इस पॉइंट को अपने पास, इस चीज को, ये सेगमेंट ऑफ पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे नोट डाल के लिखते हैं ना, NOTE नोट, स्टार बना के ये 2 पॉइंट लिखिए। अच्छा, अब MCQ के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में, तो इसे पेटीएम से याद कर सकते हो, PAY। और सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, ये आपकी सिरसा, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और पलवल का जो रेंज है, जो अरावली के पास में आता है। अब MCQ के हिसाब से तो ये वन लाइनर हो गया, लेकिन अगर आपको मेंस में इसका आंसर लिखना पड़े तो आप पे रीजन होने चाहिए। तो ये 2 मेन रीजन हैं इसके। तो आप इसको जब लिखेंगे तो आप इसे रीजन के लिए लिख लें कि जो बारिश है नीचे वाले एरिया में कम कभी होती है और ऊपर वाले एरिया में जो ज्यादा होती है, ये उसका होने का रीजन है। सिर्फ इस लाइन को लिखेंगे, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ इसी लाइन को लिखेंगे, ओनली दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू द रीजन बारिश ना होने का। तो अभी जो बात चल रही है वो क्लाइमेट की चल रही है। अच्छा, एक बात बताइए, क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस पता है आप लोगों को? जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, किसी भी जगह का जो परमानेंट आप बोलते हैं जो वेदर कंडीशन होती है, उसको बोला जाता है वहाँ का क्लाइमेट। और जो मौसमी तौर पर बदलती रहती है हर 6 मंथ में, क्वार्टरली, एनुअली या फिर डे टू डे बदलती है, जो उसे कहते हैं वेदर। जैसे आज मौसम बहुत सुहाना है, कभी बारिश होगी कभी कुछ, लेकिन वेदर तो जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट है जो फिक्स रहता है, परमानेंट रहता है, उसे वहाँ की जलवायु कहा जाता है। सो ये 2 पॉइंट लिख लेना, इन दोनों पर्सन के नाम MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने जो 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करा, तो ये 4 पॉइंट इसके नीचे डाल के इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेंगे। और यहाँ पर जब अपना नोट 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 डाउन करेंगे और जब आप लिखेंगे कि समुद्र से नियर बाय होने के कारण ये सारी की सारी जो है ड्राई और एलाइड है, और यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है और यहाँ ज्यादा होती है, क्यों, एंड दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू द मेन्स आंसर। तो मेंस में जब आप आंसर लिखें या पॉइंट के हिसाब से जब आप मेंशन करके लिखें, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जब साइंटिफिकली रीजन दे के आंसर लिखेंगे तो टीचर के लिए आंसर को जल्दी चेक करना हो जाता है, आसानी मिलती है, थोड़ा पॉइंट्स में आंसर मिल जाता है, और फिर आपको मार्क्स थोड़े कम काटते हैं देने के लिए, ठीक है। चलूँ आगे, देखें। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं आराम से। ठीक है जी। तो अब हमारे पास सॉइल के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आ जाता है। सॉइल देखते हैं कैसी है। तो मैप, अच्छा आप सभी के पास घर पे मैप है हरियाणा का? है? अच्छा, अगर नहीं हो तो बताना, फिर हम सर को बोल देंगे, सर आपको प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए मंगा देंगे, बच्चे उनको पे कर देंगे। तो एक तो बड़ा मैप लिया हो हरियाणा का, जो आपने टांग लेना है, क्योंकि जब जब, क्योंकि जैसे हम हरियाणा पीसीएस के लिए प्रिपेयर करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट मेरे दिमाग में रहने चाहिए। मैं फिंगर भी रखूँ तो मुझे तुरंत पता लग जाए मैंने भिवानी पे रखा है, मैंने दारूहेड़े पे रखा है, मैंने महेंद्रगढ़ रखा, रिवाड़ी रखा है। इससे क्या होगा कि जब मैपिंग के थ्रू आप काम करोगे तो मेंस में आंसर लिखते वक्त अगर आप जरा सा भी मैप बना देते हो तो आंसर चेक करने में वाले इजी हो जाता है। दूसरा, आप करंट अफेयर जब पढ़ रहे होंगे या जीके जब पढ़ रहे होंगे, तो ज्योग्राफी का तो मतलब ही आपको पता है मैपिंग के थ्रू, आप अभी पढ़ भी रहे थे। तो चीजें रिप्रेजेंट करने में और रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो अब जब मैं मिट्टियों के बारे में बता रहा हूँ, जब हम सॉइल के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो सॉइल को जो है बेसिकली 5 पॉइंट्स में डिवाइड करें। तो अपने हरियाणा में जो है 5 तरीके की मिट्टी पाई जाती है, 5 टाइप ऑफ सॉइल है। अब जो ये 5 टाइप की जो सॉइल है, ये इनके होने का अलग अलग रीजन है। तो जो नीचे है वो पूरी रेतीली है, मैदानी भी है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल भी है और न्यू एलुवियल सॉइल भी है। ओल्ड जो है वो भांगर के मैदान है, और जो न्यू है वो सारे खादर के मैदान है। कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्यों है वो अभी रीजन में देखेंगे। जो पहाड़ी मिट्टी है वो यहाँ पर है सारी की सारी, जहाँ से सारी कहाँ पर, हाँ कुछ रेंज है यहाँ पर तरह रीजन। यमुनानगर का जितना भी शाहपुर वाला इलाका है और बसई वाला इलाका है, जितना भी बिलासपुर रेंज है, वो तराई मैदान में आ जाता है, जहाँ पर नदियाँ नीचे उतरनी शुरू हो जाती है। देखते हैं, अभी भी बता देता हूँ। ओके, तो 5 टाइप ऑफ जो है सॉइल है हमारे पास। सबसे पहले आप इनका नाम लिख लें, फिर इसके बाद लिखने के बाद मैं इसमें डिस्कस करता हूँ एक एक के बारे में। तो जनरल लैंग्वेज में पहाड़ी मिट्टी और चट्टानी मिट्टी बोला जाता है, लेकिन क्योंकि हम रीजनल तौर पर भी इन चीज़ों को देखेंगे तो हरियाणा में इनको अलग अलग नामों से बोल देते हैं देसी लैंग्वेज में। जैसे ये मैदानी इलाका है तो हम इसको अगर अपने जनरल कंसिडरेशन में बोले तो ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होगी, यानी बांगर के मैदान हो गए।
लेकिन सिरसा के कुछ इलाके में इसको, जो ये मैदानी इलाका है जो कि घग्गर नदी के नियर बाय है, ये पूरा जो रेंज है जो मैंने डार्क करा, ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है। घग्गर के मैदान जो है, घग्गर के मैदान बोलते हैं वहां पर इसको, और बांगर के मैदान रीजनल टर्म लैंग्वेज में। लेकिन वहां पर इस रेंज को ना वो बांगर के मैदान में नहीं बोलते, ना घग्गर का मैदान बोलते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं नीली, कि ये नीली के मैदान है। तो ये रीजनल लैंग्वेज में हो गया नीली। जो सिरसा है, सिरसा का सबसे आखिरी गांव है ये चौटाला गांव है, नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली बार लिखवाए थे कि जो अपनी हरियाणा है उसके आखिरी गांव कौन कौन से हैं, जैसे ऊपर ताजे वाला है, यहाँ पर डोसी है, यहाँ पर शाहपुर है, ये चीज आपको मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ये नीली नाम दे देते हैं। गिरिपाद के जो मैदान है, यानी ओल्ड एलुवियल जो सॉइल है, उसके अंदर मिट्टी के साथ साथ कंकर भी मिलते हैं मोटे मोटे, वो ये सारी रेंज है। और ये वाला जो मैदान है सारा हरियाणा, इधर इसको बोलते हैं, ये यमुना नदी के पास की मिट्टी है सारी। तो ये न्यू एल्यूवियल सॉइल है। यमुना नदी जब यमुनोत्री से निकल के नीचे यहाँ पर एंटर करती है, तो सारी जितनी भी उनके पास छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल के, उन्हें यहाँ पर जमाना शुरू कर देती है। तो यमुना के इस आसपास के सारी एरिया को यूपी वाले तो बोलते हैं खादर के मैदान। दिल्ली में जब एंटर करती है तो वो उसे खादर के मैदान, न्यू एलुवियल सॉइल ही बोलते हैं। लेकिन हरियाणा में इसको थोड़ा अलग नाम दे देते हैं। ये 25 किलोमीटर जो लंबी चौड़ी पट्टी है, 25 किलोमीटर लंबी चौड़ी है, वो इसको बेट बोलते हैं, कि ये बेट के मैदान है। तो ये एमसीक्यू बेस में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में पाया जाने वाला बेट का मैदान किस नदी पर बनता है। तो गग्गर नहीं लिखना, वहां पर यमुना नदी लिखना है। ये चीज अपने ऐसे देसी लैंग्वेज में भी कुछ टर्म्स है। तो सब जो टाइप ऑफ सॉइल्स है वो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहली जो मिट्टी है वो पहाड़ी चट्टानी मिट्टी है। मैप में आपको एक एक चीज में नजर आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे इरेज कर दूं या आप अपने शब्द में लिखना चाहते हैं इस चीज को? इसे इरेज कर दूं जो मैंने अभी रेड कलर से ड्रॉ करा है। 1 मिनट नोट कर लो इसे, क्योंकि ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट आता है, पूछा ही जाता है, पूछा भी जा चुका है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं नहीं, ये चीज लिखना है कि नीली कहाँ आती है। नीली कहाँ कहा जाता है इसको? सिरसा में कहा जाता है बेसिकली। सिरसा का जो क्षेत्र है, सिरसा जो जिला है अपना हरियाणा में, वहां पर इसको नीली कहा जाता है, और कभी कभार इसको नाली भी कह देते हैं वो लोग, ठीक है। और बैठ के मैदान जो है यमुना के आसपास का क्षेत्र है जो हरियाणा में आता है, ठीक है। ये पिछले साल के पेपर में आया था, रोसली मिट्टी का क्वेश्चन। हरियाणा जीके में भी पूछ लिया गया था ये, और बेसिकली जो आपका पिछली बार का लास्ट अटेम्प्ट जो था ना, जो मैंने भी दिया था, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन, कि हरियाणा में रोसली मिट्टी किसको कहा जाता है। और ज्यादातर बच्चे बलुआ मिट्टी को टिक करके आ गए रोसली, क्योंकि उनको ऐसे लगा रस वाली होगी, यानी गीली मिट्टी होगी। रोसली मिट्टी कहते हैं किसको, जो राजस्थान वाली है। ओके जी, मिटा दूं अब? साथ के साथ नोट कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो अब इस point में, तो पहाड़ी और जो चट्टानी मिट्टी है, तो पहाड़ी मिट्टी सारी की सारी कैसी होगी? पहाड़ देखे ना किस कलर के होते हैं, किस कलर की सॉइल होगी? ब्राउनिश तो होगी, लेकिन डार्क ब्राउन होगी बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं इसकी अपीयरेंस के हिसाब से देखूं तो आप इसको कहाँ काउंट करोगे? दिस टाइप ऑफ सॉइल इज डार्क ब्राउन। तो डार्क ब्राउन जो मिट्टी है वो ये वाली होगी, चट्टानी मिट्टी। अब हमारे हरियाणा में ये कहाँ पे पाई जाती है, किसके थ्रू रिप्रेजेंटेड है? डॉटेड लाइन के थ्रू। तो आप देख रहे हो पंचकुला का पूरा क्षेत्र। अच्छा, अपने हरियाणा में दो ऐसे पॉइंट है जो कि केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे, यूनियन टेरिटरीज को टच करते हैं। तो एक तो पंचकुला है जो चंडीगढ़ को टच करता है, चंडीगढ़ क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा जो हमारी दिल्ली है वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ठीक है, गुड़गांव ऐसा रेंज है जो इसको टच करता है, झज्जर भी टच करता है, उसके बाद सोनीपत भी टच करता है, और फरीदाबाद भी टच करता है। तो हरियाणा की लैंड बाउंड्री पे टच होने वाले जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ और दिल्ली है, ये ध्यान रखना है। तो इनकी जो जुडिशरी है वो सारी की सारी कहाँ पर लगती है? चंडीगढ़ में लगती है, दिल्ली में नहीं लगती। दिल्ली बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो है हरियाणा कल्चर में पढ़ोगे कि इनकी जुडिशरी वहां क्यों लग रही है, क्योंकि जब हरियाणा का डिवीजन हुआ था उस टाइम की बात है अकाली दल के हिसाब से, कि पंजाबी बोलने वाली लैंग्वेज यहाँ पे डिवाइड हो रही थी इस तरीके से। और जो धर कमेटी थी और फैजल अली कमेटी थी, उन्होंने इसको डिवाइड करके यहाँ पे मांगा कि इधर इस रेंज के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है, तो इनको अलग डिवाइड करो। तो उस हिसाब से फिर हरियाणा का गठन हुआ, पूर्व गठन आयोग के। ओके।
ठीक है, तो ये पूरे की पूरी डार्क ब्राउन कलर की मिलेगी। और अगर आप देखें इस रेंज में कहाँ पर मिल रही है, तो जो चट्टानी मिट्टी है सारी की सारी आपको पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के ऊपर वाले क्षेत्र में मिलती है। और ये सारी की सारी मिट्टी किसकी वजह से है? शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, शिवालिक जो रेंज है हिमालय की, उसमें है। और यहाँ पर जो पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, वो सारी कौन सी है? मोरनी हिल्स हैं। मोरनी की पहाड़ियां मोरनी हिल्स है। तो ये मिट्टी जो पाई जाती है, पहाड़ी मिट्टी, किस में पाई जा रही है? ये सारी लोअर शिवालिक रेंज है आपकी, लोअर हिमालय रेंज है। हिमालय का जो सबसे निचला क्षेत्र है वो है। और यहाँ पर पाई जाने वाली जो पहाड़ियां हैं उनका नाम है मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ी। ठीक है, और इन मोरनी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी जो सबसे पीक पॉइंट है, वो है कोरहू। कोरहू पॉइंट है, कोरहू की पहाड़ी है, और उसकी जो हाइट है वो 1514 मीटर है मैक्सिमम। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। हरियाणा में आने वाली मोरनी की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पॉइंट है ये, क्योंकि हरियाणा में ही है मोरनी की पहाड़ियां। और उसी पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पहाड़ी पीक पॉइंट है वो कोरू है, जो 1514 मीटर है। दो नदियां यहीं से निकलेंगी अभी, जो सबसे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। घग्गर भी यहीं से निकलेगी अभी, और सरस्वती भी यहीं से। ठीक है, अब दूसरी जो हमारे पास मिट्टी है वो ये वाली। तो अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये लिख लेंगे, ये एमसीक्यू के हिसाब से। पहाड़ी और जो चट्टानी मिट्टी होती है, इसे कालका नारायणगढ़ में धर और दाहर भी कहते हैं। अच्छा, ये जो कालका नारायणगढ़ है, ये अपने अंबाला के पॉइंट में, पंचकुला और अंबाला में ये वाला जो रेंज है, ये इस इलाकों का आ गया है। कालका जो रेंज है, ये गांव है वहां पे छोटा सा। कालका में जो पंचकुला में आता है, और नारायणगढ़ जो कि अंबाला में है, इस मिट्टी को, जो काली मिट्टी है, जो शिवालिक वाली मिट्टी है, इसको धर कहते हैं और दाहर कहते हैं। तो चट्टानी मिट्टी और जो पहाड़ी मिट्टी है वो हरियाणा में रीजनल वर्ड में कैसे नाम से जानी जाती है? धर और दाहर नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इसी को जगाधरी में, जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर ना, ये एक छोटा सा एरिया जिला है जगाधरी। ये यमुनानगर के अंदर एक छोटा सा जिला है जगाधरी, जो कि सहारनपुर से तकरीबन आप कह सकते हो बेसिकली 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सहारनपुर किस में आ जाता है? यूपी में आ जाता है। यूपी का बॉर्डर है वो, जो उत्तराखंड को टच करता है। उसके बाद देहरादून शुरू हो जाता है। तो जगाधरी में इसको क्या कहा जाता है? कंधी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जगाधरी। ठीक है, जगाधरी में इसको कंधी कहा जाता है। तो ये तो हो गया डिस्कशन अपना इस पॉइंट का, कि जो हमारी पहाड़ी मिट्टी है उसको किस किस रेंज में वो पाई जाती है, और कहाँ पर उसको क्या कहा जाता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है? मुझे मैं एक मेंस के हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप मुझे अपने आइडिया को कलेक्ट करते हुए आंसर देंगे। यदि हरियाणा की जलवायु के विस्तृत तौर पर देखा जाए, तो पहाड़ी मिट्टी हरियाणा के उत्तरी भाग में पाई जाती है। इसको विश्लेषित यानी इवेल्युएट करते हुए आंसर लिखें कि ज्यादातर नदियां यहां से क्यों निकलती हैं। जी। हम्म। बिल्कुल। हम्म। ग्लेशियर्स हैं सारे। अब आया मीन्स में आंसर कैसे लिखा जाएगा। अब इस पॉइंट को आपने कंसाइज करके पॉइंट्स में लिखना होगा, और हल्का सा मैप बना दोगे कि ये पंचकुला, ये अम्बाला है, तो यहाँ से सारी मोरनी की पहाड़ियाँ बहती है, हाइट ज़्यादा है, और ऊपर से लोअर से हाइयर से लोअर की तरफ वो मूव करेंगी सारी की सारी। सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड का रीजन यहाँ पर है सारा, जो टिहरी गढ़वाल है पूरा, गढ़वाल रीजन है हिमालय का यहाँ पर। तो सारी पहाड़ी रेंज यहाँ पर है, और पहाड़ी की ऊंची ऊंची रेंज है यहाँ पर, सारे ग्लेशियर्स हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नदी है हरियाणा की, वो ये यमुना नदी है। सिर्फ ये इकलौती ऐसी नदी है जो 12 के 12 महीने बहती है। बाकी सारी नदियां ना बरसाती नदी हैं, जब मानसून आता है या फिर जब वेव्स, जेट वेव्स मूव करती है, जब बारिश आती है, तभी उनमें पानी आता है। तो सिंचाई के लिए हरियाणा का जो ये रीजन है, यहाँ पे देखो इस रीजन के अंदर कोई नदी नहीं है, आप देख रहे हो, और इस रीजन के अंदर कोई नदी नहीं है अभी बीच में। तो इनको कैसे मिलेगी सिंचाई करने के लिए, जो किसान यहाँ पर हैं? तो ये जो रेंज है, अभी आगे देखना, आगे पढ़ाता हूँ, कि यमुना में से दो नहरें काटी गई, एक जो बहती है वेस्टर्न हरियाणा के लिए, और एक नहर काटी गई जो यूपी में से बहती है। इसको कहा जाता है ईस्टर्न यमुना नहर, और इसको कहा जाता है वेस्टर्न यमुना नहर। ये 1887 के आसपास की बात है। ये नहर जो स्पेशली लोगों को लगता है कि ये नदी, नदी नहीं नहर है, ये पार्ट इसका क्या यूज करा गया इन सारे गांवों के अंदर, इन सारे इलाकों के अंदर सिंचाई प्रोवाइड करने के लिए।
इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो फरीदाबाद, नूह, पलवल और रेवाड़ी के जो छोटे छोटे से इलाके हैं जहाँ पर बेसिकली ड्राई रीजन है सारा, तो वहाँ अगर हमें देखना है, या इस गुजरात, ये सॉरी, गुड़गांव का जो छोटा सा रीजन है, ये झज्जर का जो बेल्ट है, ये सारा सोनीपत पानीपत की जो बेल्ट है, ये यहाँ पर अगर सिंचाई करनी है तो यहाँ पर सिंचाई के लिए ये नहर का जो सिस्टम है ये, तो ईस्टर्न जो हरियाणा नहर है, ईस्टर्न हरियाणा, सॉरी, जो वेस्टर्न हरियाणा की जो नहर है, इसका नाम है वेस्टर्न हरियाणा नहर, जो कि यमुना नदी में से काट के बनाई गई है। तो अप्रोक्सीमेटली इस रेंज की 60% जो एग्रीकल्चर है वो इसी नहर पे डिपेंड है, वो सारा पानी यहीं से ही लेते हैं। ठीक है, अभी पढ़ो आगे। अरे आ गया, ये लिख लिया पहाड़ी वाला, कोई दिक्कत इसमें? धर बोला जाता है, कोई याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? धर और दाहर, कंधी कहाँ पर बोला जाता है? कहाँ है ये जगाधरी? यमुनानगर में, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद है भारी दोमट और डाकर मिट्टी। डाकर जो वर्ड है ना, ये हरियाणा का वर्ड है, ठीक है, डांगर भी बोल देते हैं कभी कभार जो बोलते नहीं किसी इंसान को हरियाणा में रहे तो डांगर है, मतलब डांगर का मीनिंग क्या है? दैट इज कैटल्स। तो ये भारी दोमट मिट्टी है। भारी दोमट का मतलब हो गया एलुवियल सॉइल को ये दोमट बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भारी हो गई और दोमट मिट्टी, तो ये कहाँ पर पाई जा रही है? ये सारा अपना प्लस का रीजन जो आप देख रहे हो। तो जितना भी ये रेंज है आपकी, यहाँ से यमुना नदी जब निकल के बहती है और जब एंटर करती है, ये बीच से क्रॉस करके बह रही होती है यहाँ से, और ये जो सारा रेंज बेसिकली आप देख रहे हो, जो प्लस वाला रेंज है वो ये है। तो ये आपकी यमुना नगर, करनाल, उसके बाद आपकी पानीपत सोनीपत की बेल्ट, फिर झज्जर की थोड़ी सी बेल्ट, और कि बिल्कुल लाइट पॉइंट पे ही आता है। फिर दिल्ली पूरी की पूरी जो है वो इसी पोर्शन पे डिवाइडेड है। एंड देन दिल्ली के आसपास का वेस्टर्न पार्ट, अब दिल्ली की तरफ का जो वेस्टर्न पार्ट है, फरीदाबाद की रेंज और पलवल की ये छोटी सी जो रेंज है, ये सारा जो पार्ट है ये आपकी भारी दोमट मिट्टी है। अब जो ये भारी दोमट मिट्टी है ये किसकी वजह से? ड्यू टू यमुना रिवर, ये यमुना रिवर की वजह से है, ठीक है। और ये भारी दोमट मिट्टी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो मिट्टी भारीपन पे होती है, थोड़ी सी ड्राई नहीं होती है। तो ये जो पॉइंट है सारा, ये आप बेसिकली इसको न्यू एलिवल सॉइल कह सकते हैं। न्यू एलिवल सॉइल का पार्ट हो गया, जलोढ़ के मैदान का पार्ट हो गया, और बेसिकली ये सारे के सारे क्या है? आपके खादर के मैदान है। ये सारे जो पार्ट हैं किसके अंदर पाए जाएंगे? खादर के मैदानों में पाए जाएंगे। डन, आया? तो आप ये लिखे भारी दोमट मिट्टी, और ये नाम जरूरी है याद रखने, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, एंड देन फरीदाबाद और पलवल। तो हरियाणा की कौन कौन सी रेंज है जहां पर ये मिट्टी पाई जा रही है? यमुनानगर में, करनाल में, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। तो 6 हैं ये, 6 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी दोमट मिट्टी है। तो ये जो हरियाणा के जो 6 जिले हैं, इनके आसपास जो रेंज किसकी टच होती है? दिल्ली की और यूपी की टच हो रही है, और ये यमुना नदी के बसे हुए क्षेत्र हैं। तो जितनी भी आपके शुगर केन वाला एरिया है जहां पर गन्ना ज्यादा बोया जाता है, ठीक है, बाजरा और मक्का वगैरह जो ज्यादा बोया जाता है, क्योंकि इस मिट्टी के लिए पानी ज्यादा चाहिए, तो वो सारी रेंज यही है। सरसों की खेती जितनी भी होती है, अनाज यहाँ बोएंगे अभी, आ गया, ठीक है। तो ये हो गए दूसरे टाइप की मिट्टी जिसे भारी दोमट मिट्टी कहते हैं। तो भारी दोमट मिट्टी के बारे में कुछ चीज लिखी हुई है यहाँ पर, देखते हैं। तो भारी दोमट मिट्टी को हरियाणा में डाकर मिट्टी भी कहते हैं, ये नाम ध्यान रखने वाला। दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिलिम्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, 1 मिनट में पूछा जा सकता है। अच्छा, इसी मिट्टी के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। ये सिंट युक्त होती है। सिंट जो वर्ड है SINT, इसका मतलब है इसके अंदर सिलिका भी होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है। तो सिलिका प्लस नाइट्रोजन, ये दो जो तत्व हैं ये पाए जाते हैं इस मिट्टी के अंदर, इस वजह से ये उपजाऊ होती है, इस वजह से ये उपजाऊ होती है। तो इस मिट्टी के अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, सिंट दैट इज सिलिका और प्लस में नाइट्रोजन। और मिट्टी में जब तक नाइट्रोजन नहीं होगी तो जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि रूट्स में होता है किसकी? पेड़ों की, तो वो क्या काम करता है? नाइट्रोजन को ही तो लेता है मिनरल्स के तौर पर, और बाद में फिक्सेशन करके अपना खाना बनाता है, ATP और NADPH। तो नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की मात्रा इसमें अच्छे से होने की वजह से ये मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। एंड देन इसको खादर और नवीन खादर भी कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल या न्यू खादर के मैदान भी कहते हैं। क्योंकि अब कहावत है कि दिल्ली पता नहीं कितनी बार बनी और कितनी बार उजड़ी। तो जो दिल्ली के पास का रेंज है,
कभी दिल्ली जो विस्तार था वो यहाँ तक भी था। वो आपने अब्दाली वाली लड़ाई पढ़ी, सुनिए, मराठाओं की जो आखिरी बार हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली थे और पेशवा शाहू जी थे जो पानीपत के युद्ध में हारे थे। अहमद शाह अब्दाली वाली, यमुना नदी के वो इधर पैरेलल यहाँ से चल के आ रहे होते हैं और यहाँ से उनकी मराठाओं की फौज जा रही होती है और पानीपत में आके वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो ये जो रेंज है सारी की सारी, ये इसी पार्ट की आसपास की लड़ाई है। ऊंचे भागों में इसको भांगर के मैदान भी कहते हैं। मतलब ये जो एलुवियल सॉइल है, जब आप इसे ऊंचे भाग में जाओगे यानी ऊपर की तरफ पड़ोगे तो ये जो क्षेत्र है इसका भांगर के मैदान बन जाएंगे, यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल बन जाएगी। ठीक है। इरेज करूं इस पॉइंट को, आई नीड दिस स्पेस। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप लिखते भी रहना ना, क्योंकि ये एमसीक्यू के हिसाब से है और कुछ मेंस के हिसाब से भी है, तो आपने ध्यान रखनी है ये चीजें। अगली हमारे पास जो सॉइल है, पहली आपने पढ़ी पहाड़ी मिट्टी, इसको धर और धार कह रहे हैं। दूसरी होगी भारी दोमट वाली मिट्टी यानी हेलुअल सॉइल। नाउ द नेक्स्ट वन इज भूरी, ब्राउन यानी ड्राई। शुष्क मिट्टी यानी कि पूरी की पूरी अराइड होगी, इसमें पानी की क्वांटिटी बिल्कुल कम होगी, ड्राई रेंज पे होगी। अब इसमें अगर हमें एग्रीकल्चर चाहिए, हमें अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर को स्टार्ट अप करना है, इरिगेशन करनी है, तो बेसिकली हमें कुछ ना कुछ तो वाटर रिसोर्सेज चाहिए होंगे। ये पोर्शन आप मेरे से इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, दैट्स व्हाई ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स इज टोटली रिलेटेड। इसी वजह से इस रेंज से बनाई गई आपकी वेस्टर्न हरियाणा कैनाल रिवर, जो पूरे यहाँ पॉइंट से बहती है। और इसी बात पे तो बहस चलती रहती है यूपी वालों की और हरियाणा वालों की। वो कहते हैं हम पानी रोक देंगे, वो कह रोक के दिखा लो। हम लड़ते रहते हैं, वो भी लड़ते रहते हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट है। तो ये जो भारी दोमट मिट्टी, जो भूरी शुष्क मिट्टी है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ये जो रेंज देख रहे हैं आपकी, तो ये जो है यमुना की बेल्ट से परे है। यमुना की बेल्ट यहाँ खत्म होगी तो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का ये रीजन, उसके बाद अंबाला का, अंबाला के बाद कैथल, और ये पूरे करनाल को क्रॉस करते हुए जींद, सोनीपत का आपका अंतिम क्षेत्र यानी वेस्टर्न सोनीपत। सोनीपत जो बिल्कुल एंड में जाके लगता है ना, जहां से जींद की बेल्ट टच होती है, वो सूखी मिट्टी। उसके बाद रिवाड़ी झज्जर की जो मिट्टी है पूरी, गुड़गांव की मिट्टी जहाँ पर सारी की सारा इंडस्ट्रियल हब है, और नूह की मिट्टी। ये सारी की सारी जो मिट्टी रीजन है जो मैंने अंडरलाइन करा है, दिस इज भारी एंड शुष्क मिट्टी, सॉरी भूरी और शुष्क मिट्टी है, यानी ड्राई है और ब्राउन कलर की है, रेतीली नहीं है, ड्राई और ब्राउन है। तो जब कभी गर्मियों में घूमने उमने जाते हो, जींद में जब लू चलती है ना, तो यही मिट्टी होती है जो ड्रेस पे जम जाती है बहुत सारी ड्राइव करते वक्त, वो यही पार्ट है। तो ये सारी जो मिट्टी है, एक तो ब्राउन कलर में है और ड्राई है। इसके ड्राई होने का रीजन बता सकते हैं क्यों है? दिस इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मेंस। अब इसका रीजन चाहिए हमें। ये तो पता लग गया एमसीक्यू में कि ड्राई मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, जिलों के नाम लिख लो, इन जिलों के नाम लिखो। भूरी शुष्क मिट्टी, उसके आगे जिलों के नाम लिखो, ये जो आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, करनाल, झज्जर, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत, सोनीपत, पानीपत, नू। अब एक चीज और देखो कितनी बढ़िया है कि जो आपके खादर के मैदान है, ये मैं ग्रीन से कर दूं ताकि आपको नजर आए, जो खादर के मैदान है यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती हो रही है इस वाले रीजन में, क्योंकि ये किसके पास है? ये यमुना नदी के पास का क्षेत्र है। यानी पानीपत और सोनीपत के साथ ऐसा हाल है इस टाइम जो किसान प्रोटेस्ट में, कि एक जगह जो है मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और सोनीपत की जो बाद की रेंज है पीछे, जो जींद को और पानीपत को और रेवाड़ी को जो टच करती है, वो सारी कैसी है? ड्राई है। वहां पर खेती करना बहुत मुश्किल है। तो वहां के किसान तो हैं भाई, लेकिन उनको चाहिए तो होगा कुछ ना कुछ खेती करने के लिए। ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये सारा का सारा कैसा है? मैदानी इलाका जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है। अब मेंस के हिसाब से देखूं तो दिस इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट कि क्यों यहाँ पर आपको ड्राई रेंज पाई जाती है, यहाँ की मिट्टी ड्राई और ब्राउन क्यों है? कैन यू हैव द रीजन? ऊपर का भी रीजन हो सकता है, साइड का भी हो सकता है, नीचे का भी हो सकता है। ब्राउन है पहाड़ियों की वजह से, क्योंकि जब मिट्टी का कटाव होता है, तो जब इसका आप रेंज ऑफ आंसर लिखना शुरू करोगे तो आप लिखोगे मिट्टी का जब कटाव होता है तो जो भारी अवशेष भारी जो मिट्टी होती है, जो हैवी पार्ट्स में होती है, वो तो ऊपर जम गई। लेकिन सॉइल इरोजन के कारण जब वो विंड वेव्स पे या जो
रिवर बह रही है उसके द्वारा जो बहा के लाई जाती है वो यहाँ पर जमा होगी, जो फाइन पार्टिकल्स हैं। इरोजन के बाद जो ड्राई बच गई, हवा में उड़ेगी तो वही ना जो ड्राई होगी, क्योंकि जो हैवी होगी वो तो जम गई। तो सबसे पहला रीजन है विंड वेव्स, कि जो विंड वेव्स मूव करती हैं उनकी वजह से जो मिट्टी वो उड़ा के साथ में लाती है। तो ये सारे रेंज में जब उन्होंने डिपॉजिट करा तो ये सारा का सारा ड्राई थी, क्योंकि बहा के वो लाई सैंड ड्यून्स के थ्रू। सेकेंड द रीजन इज दैट इस रीजन के अंदर कोई भी 12 मास बहने वाली नदी नहीं है। सेकेंड रीजन, देर इज नो सिंगल रिवर इज हेयर जो कि 12 मास बहती है। दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ वाटर टेबल इज वेरी लेस। जो पानी की जो टेबल है जमीन के नीचे वो बिल्कुल स्तरीय डूब चुकी है, जिस वजह से ऊपर की सारी जो मेंटल कोर है, जो आपकी सॉइल का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है वो सारा कैसा हो चुका है, ड्राई हो चुका है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इसके इस क्षेत्र के आप पास में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो वेस्टर्न पार्ट है वो किसके साथ टच हो रहा है, राजस्थान के साथ, विच हैव द ड्राई रेंज और द ड्राई एयर वेव्स आर देयर। तो जब वो ड्राई वेव्स मूव करती हैं हरियाणा में, एंटर करती हैं साउथ वेस्ट पॉइंट से और मूव करती है ईस्टर्न की साइड, देन वापस साउथ पे थ्रू करके एंटर मूव कर जाती हैं अरब सागर की तरफ। एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट उनके अंदर क्या होता है, सारा का सारा ड्राई रेंज है। जो एयर होती है वो बिल्कुल अराइड होती है, यानी ड्राई होती है, बिल्कुल शुष्क होती है। तो उसमें नमी तो है ही नहीं, और जब ड्राई है तो अपने साथ कटाव करके लेके आती है और सारी की सारी डिपोजिशन यहाँ होती है। एंड दिस इज द थर्ड रीजन जिस वजह से यहाँ की सारी जो मिट्टी है वो ड्राई है। डन। अब उसके बाद है हमारे पास बलुई और दोमट मिट्टी। तो इसका रीजन समझ में, अकॉर्डिंग टू मीन्स हाउ विल यू राइट द आंसर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रेंज दैट वी हैव is the second portion that we have बलुई दोमट मिट्टी। बलुई है, बालू के टाइप की है, और दोमट है। तो ये जो सारा रेंज है जो अपने पास क्रॉस क्रॉस में आ रहा है, तो ये पूरा रेंज आता है। तो यहाँ से आपकी जींद का जो रीजन है, इसको मैं दूसरे मार्कर से ले लेता हूँ, इस मार्कर से लेते हैं इसको। तो जो आपके ब्लू मार्कर की रेंज में आ रहा है सारा का सारा पॉइंट, तो ये आपकी जींद का पॉइंट, ये रेवाड़ी, ये झज्जर, और उसके बाद आपका रिवाड़ी का पॉइंट, देन महेंद्रगढ़, उसके बाद आपकी दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, आसपास की जो ये रेंज है ये सारी मिट्टी कैसी है, बलुई मिट्टी है और दोमट मिट्टी है। यानी ये जो ऊपर का थोड़ा सा रेंज है जो घग्गर नदी के आसपास का है, ये रेंज किसके अंदर आ गया, ओल्ड एलुवियल सॉइल, भांगर के मैदान हो गए। इसके बाद ये सारा जो आसपास का मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ छोटी मोटी नहरें बहती हैं, तो ये जो रेंज है ये उस पार्ट के अंदर आता है जो बलुई है। यानी इस सेगमेंट में सेमी सेगमेंट जो है यहाँ का, जो इस पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, ये तो हो गए बिल्कुल ही ड्राई बलुई टाइप की जो मिट्टी होगी, यानी जो बालू से बनी हुई है, बिल्कुल ब्राउनिश कलर की, लाइट ब्राउन कलर की। और जो ऊपर वाली रेंज वाली मिट्टी है, ये दोमट क्यों वर्ड लिखा हुआ है, बलुई प्लस दोमट लिखा हुआ है। तो बलुई मतलब बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर की होगी, जो रेतीली टाइप की है, और दोमट होगी वो जो कि ओल्ड एलुवियल सोइल है, यानी भांगर के मैदान हो गए। तो वो किस रेंज में, सिरसा फतेहाबाद के ही आसपास का रेंज है। तो ओल्ड एलुवियल सोइल हमारे हरियाणा में, ओल्ड एलुवियल सोइल सिर्फ दो जगह ही पाई जा रही है, कहाँ पर, फतेहाबाद में और सिरसा की रेंज में, क्योंकि घग्गर नदी यहीं पर है जो मेन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो राजस्थानी मिट्टी है, जो बिल्कुल हल्की होती है। हल्की मतलब क्या, बिल्कुल ही ड्राई है, ना के बराबर है फाइन पार्टिकल्स इसमें। अब जब फाइन पार्टिकल्स बिल्कुल ना के बराबर है तो इसका सॉइल इरोजन क्या होता होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि हल्की है, हवा एक सेकंड में अपने साथ उड़ा के लेके जाती है। तो इसको जो है हरियाणा के अंदर एक नए नाम से जाना जाता है, इसको रेगिस्तानी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी नहीं कहते इसको, वहां कहा जाता है रोसली मिट्टी। इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रोसली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, ये अपनी इस सेगमेंट के देखें तो, यानी जितना भी आपका ये लोअर रेंज है, जो आपका हरियाणा का वेस्टर्न पॉइंट और साउथ वेस्टर्न और सर्दन जो पॉइंट है, यानी जो सारा रेंज आपकी अरावली के आसपास का मैदान है, यानी वो लैंड बाउंड्री जो कि राजस्थान के साथ टच हो रही है, ये सारी रेतीली मिट्टी वहीं पाएगी। तो ये रेतीली मिट्टी के अंदर आपका सिरसा का लोअर पोर्शन, उसके बाद आपका हिसार, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ का जो ज्यादा एरिया है वो इस क्षेत्र में आता है, और नूह और पलवल का जो क्षेत्र हो गया, ये पॉइंट है। तो अभी जब हम रिवर पढ़ेंगे तो आपको भी बताऊंगा आगे कि हम हरियाणा में रिवर को दो पॉइंट्स में तोड़ते हैं। उत्तरी हरियाणा की सारी नदियां जो इधर की तरफ बहती हैं, यानी नॉर्थ से बहना शुरू करती हैं और वेस्ट की तरफ बहती हैं, और नीचे सर्दन हरियाणा की रिवर्स हैं,
नोट कर लो पहले। और ऊपर से जो नदियां चलती है ना, वो कहाँ पे शुरू होंगी? शिवालिक से। तो नॉर्थ में आएंगी और बह के किधर की तरफ आती है? वेस्टर्न की तरफ, पश्चिमी हरियाणा की तरफ। नीचे भी कुछ नदियां हैं। नीचे एक भी बहने वाली जो नदी है वो 12 मास नहीं बहती है, सारी की सारी मौसमी नदी है, जब बरसात होती है तभी बहती है। तो जितनी नीचे नदी है वो सारी कहाँ से शुरू होंगी? अरावली हिल्स से शुरू होंगी, अरावली में शुरू होंगी, और ये सारे इरोडेड माउंटेन्स हैं। तो यहाँ से बहने वाली जो नदियां हैं सारी, वो कहाँ से शुरू हो रही है? साउथ की तरफ, और वो कहाँ पर मूव कर रही है? वेस्ट की तरफ। तो हरियाणा के अंदर ज्यादातर नदियों के जो बहने की दिशा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है और साउथ से वेस्ट की तरफ है, आगे कोई सी नहीं है। आगे से भी यमुना रिवर है जो कि नीचे साउथ की तरफ आ रही है। तो इसलिए ये जो मैदान है ना सारा, ये ड्राई है बीच का, क्योंकि ना ये इनमें आ पा रहा, ना ये बेचारा इनमें जा रहा, तो ये सारा ड्राई में रह गया। 3 पॉइंट मैंने भी लिखवाया आपको। नीचे जो नदी बहती है, ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नदी बहती है। अब ये एमसीक्यू के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था पेपर में। कि रोसली मिट्टी कौन सी होती है? रेगिस्तानी वाली मिट्टी रोसली मिट्टी होती है। किसको? इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोल देंगे आप बेसिकली, एक तरीके से ओल्ड एलुवियल सॉइल। अच्छा, ये एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे हिंदी वाले बच्चों के लिए। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान की सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश करा हुआ एक इंस्टीट्यूशन, जो कि किसके ऊपर स्टडी करता है? सॉइल के ऊपर स्टडी करता है। और उसके अंदर किस चीज को स्टडी करता है? बेसिकली लवणता, यानी जो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले साल्ट हैं, सिल्ट है, उन्हें स्टडी करता है। इसका फुल फॉर्म है CSSRI। और ये कहाँ पर है? करनाल में है। इसका गठन कब करा गया था? 1969 में करा गया था। और इसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल स्टडी, IISS। तो हरियाणा में मिट्टियों के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। और हरियाणा की स्मार्ट सिटी कौन सी है? करनाल है। सबसे ज्यादा क्लीन सिटी कौन सी है? करनाल है। इंस्टीट्यूशन कहाँ पर स्टैब्लिश है? करनाल में है। अब समझ में आया क्यों हो रहा है ऐसा? हर चीज का एक वैलिड ऑफ रीजन है। ठीक है, सो दिस इज द सेगमेंट। अभी तक के पोर्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टडी, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, रुक जाओ। क्या चीज? ये बेसिकली हरियाणा की ज्यादा स्टडी करता है, हरियाणा के लिए बनाया गया है इसको। और जो इसके चीफ हेड पर्सन है ना, वो CM होते हैं। जिसके डायरेक्टर बोर्ड के चीफ हेड पर्सन होते हैं वो CM होते हैं। अभी कौन है CM राइट नाउ? खट्टर। चलो, कुछ तो याद है बालकों को। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा की किस रेंज में ओल्ड एलुवियल सॉइल ज्यादा पाई जाती है, यानी भारी दोमट मिट्टी? सिरसा और फतेहाबाद के अंदर ज्यादा पाई जाती है। घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदानी क्षेत्र है वो हरियाणा के किस भाग में है? आ रहा है समझ में? घग्गर नदी यहाँ से बहती है, तो यानी जितना भी नॉर्थ वेस्ट रेंज है हरियाणा की, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो रेंज है वो सारी भारी दोमट मिट्टी यानी ओल्ड एलुवियल सॉइल। हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश को सेपरेट करने वाली एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना। और उसके आसपास की कौन सी रेंज है सारी वो? किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है हरियाणा यमुना के आसपास? एलुवियल। कैसी? ओल्ड या न्यू? न्यू एलुवियल सॉइल। तो एग्रीकल्चर कहाँ पर ज्यादा होगा, इस रेंज में कि इस रेंज में? यमुना के आसपास। अब इस पॉइंट पे देखा जाए तो पानीपत और सोनीपत की आधा जो रेंज है वो एलुवियल में है और आधी रेंज किस में? ड्राई में है। तो इस क्षेत्र में, इस एरिया में एग्रीकल्चर को करने के लिए और इरिगेशन करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया, उसका नाम क्या है? वेस्ट यमुना केनाल। यमुना का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो हरियाणा में यूज होता है, केनाल है जो पश्चिमी यमुना नहर है, वो पूरी हरियाणा में बहती है। और आगे जाके ना ये दिल्ली में इसको ज्वाइन करवाया जाता है, फिर दोबारा बहती है, यहाँ से दोबारा नहीं निकलती है, दोबारा बनवाई जाती है फरीदाबाद में, फिर दोबारा बहती है। तो दो प्रोजेक्ट बन गए, एक तो वेस्टर्न यमुना प्रोजेक्ट है और एक आगरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर। अभी लिखा उसको आगरा नहर नाम दे देते, वो यहाँ आएगी अभी। ये अभी बीच में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, फरीदाबाद और पलवल का जो ये रेंज था ना, यूपी में भी टच होता है। तो आगरा की बेल्ट आ जाती है आगे इससे यूपी की।
तो उस प्रोजेक्ट का नाम आगरा नहर प्रोजेक्ट रखा गया। दोबारा यहाँ खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, जो अंदर ऐसे बहती हुई फिर वापस आती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पास है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टैगलाइंस हैं, इनको देख लेते हैं, ये लिख लेते हैं। ठीक है, लाल चेस्टनाइट जो मिट्टी होती है, रेड कलर की जो मिट्टी होती है, जिसे आप रेड सॉइल बोलते हो, लाल मिट्टी होती है रेड सॉइल। ठीक है, तो जो रेड सॉइल है वो हरियाणा के किस जगह में मिलती है? सिर्फ यमुनानगर में मिलती है, यमुनानगर जो इलाका है। तो रेड सॉइल कहाँ होती है? जैसे आपने देखा है कि कुछ चट्टाने जो होती हैं डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, उन चट्टानों को अगर आप डीप खोदते जाओगे तो डार्क ब्राउन तो बाहर पाएंगी वो। जैसे हिमाचल और उत्तराखंड कभी घूमने गए हो, तो जो ऊपर के पहाड़ मैदानी क्षेत्र हैं, क्योंकि उनके अंदर चीड़ और उसके देवदार के पेड़ ज्यादा होते हैं, तो वो सॉइल को क्रैप करके ज्यादा रखते हैं ताकि इरोजन कम हो। तो उस मिट्टी के अंदर सिलिका ज्यादा कम होता है। सिलिका ऊपर पॉइंट पे आ जाता है क्योंकि वो जो क्रैप करता है, जो पेड़ की जो जड़ है उसे क्रैप करती है, तो वो एक्सट्रैक्ट करेगी बैक्टीरिया जो है, उसके जो नाइट्रोजन ऊपर खींचेगी। नाइट्रोजन जब ऊपर आ जाती है, तो अगर मैं उसकी खुदाई करूं तो ऊपर वाली मिट्टी डार्क ब्राउन, क्योंकि उसमें कंपोनेंट ज्यादा है। लेकिन अंदर वाली जो मिट्टी होगी, जब मैं उसको खोद के अंदर तक चला जाऊं, तो वो सारी की सारी कैसी पाती है? रेड कलर की होती है, जिससे बालू बनता है, जो घर बनाने में काम में आता है ना, वो पॉइंट होता है। तो यमुनानगर ही इकलौता ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का जहां पर रेड कलर की, लाल रंग की चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। और थानेसर तथा फतेहाबाद के घग्गर क्षेत्र में, थानेसर कहाँ पर है? ये बड़ा सिरसा के आसपास का क्षेत्र है ये। तो जो थानेसर जगह है और जो फतेहाबाद के अंदर जो जगह है अपनी, वहां पर घग्गर के जो क्षेत्र है, सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी मिलती है। तो उस मिट्टी का इन्होंने नाम रखा हुआ है सोलर। अभी सोलर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रेंज किसके पास आ गई? देखो, जो अपना हरियाणा का ये वाला रेंज था, अगर आप पीछे वाला मैप देखो, तो जो सिरसा है ये सारा किसके पास आ रहा है? ये वाला रेंज राजस्थान के पास। और राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, यानी रेज ज्यादा पड़ती है सूर्य की किरणें। अब सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से ये मिट्टी कैसी हो जाती है? बिल्कुल शुष्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो वहां के लोग बाग इसको अपनी देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सोलर मिट्टी, यानी सूखी हुई मिट्टी। ठीक है जी, कठोर होती है ये और चीका होती है, उसको बोल देते हैं। अच्छा, दूसरा, हरियाणा के यमुनानगर में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी मिलती है। तो यमुनानगर इकलौता ऐसा जिला है अपने हरियाणा का जहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है। पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं जैसी भी मिट्टी पाई जा रही है उसमें हल्का उपजाऊपन है भले, लेकिन है। ज्यादा एग्रीकल्चर यमुना के क्षेत्र के आसपास हो रहा है या बीच वाले में हो रहा है। लेकिन इकलौता यमुनानगर ही ऐसा क्षेत्र है हरियाणा का जहां पर सारी की सारी जो मिट्टी है वो उदासीन प्रतिक्रिया वाली है, यानी लेस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है और लेस आपकी जो है उपजाऊपन है उसके अंदर। ओके, और पाई जाती है जिसमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की बहुत कमी होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस किस सॉइल में ज्यादा मिलता है? जो कि न्यू एलुवियल सॉइल होती है। और वो कहाँ पर है हमारे हरियाणा में? यमुना के आसपास है सारा। अच्छा, यमुना के आसपास के क्षेत्र को हरियाणा वाले क्या बोलते हैं? बेट के मैदान। और नीले कौन सा क्षेत्र बोलते हैं वो? गग्गर के मैदान, जो उसको नीला बोलते हैं, वो नीली बोलते हैं। ठीक है, सिरसा जिले की मिट्टी का रंग लाल है। सिरसा जो जिला है, बालुई मिट्टी है थोड़ी सी, तो लाल बोला हुआ, यानी आधी लाल सी है और आधी ब्राउन सी है, बीच की है। जो रेत होता है ना, रेत के बीच की टाइप की मिट्टी है। अच्छा, ये एक वर्ड लिखा हुआ आया था, इसे आप साइंस में काउंट कर सकते हो, लेकिन ये ज्योग्राफी में भी आ जाता है कि जो सॉइल होती है ना उसके अंदर, जो ये बेसिकली किस पॉइंट से रिलेटेड है? ये इस पॉइंट से रिलेटेड है कि जो हमारा हरियाणा का नीचे वाला पॉइंट है, जैसे महेंद्रगढ़, रिवाड़ी और नूहू और आपका नीचे वाली जो बेल्ट है हरियाणा की सारी, ये एक बार मैप में देखे फिर आपको समझ में आएगा। हरियाणा का जो ये इलाका है ना, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, नूह, भिवानी का एरिया, और ये आपका हिसार का बिल्कुल छोटा सा एरिया, और सिरसा का एरिया, क्योंकि ये राजस्थानी मिट्टी में आता है, ड्राई है। तो यहाँ की मिट्टी में बेसिकली क्या होता है? ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, कुछ नहीं उड़ सकता, झाड़ियां होती हैं बस यहाँ पर। ठीक है, तो इस मिट्टी में झाड़ियां जो उग रही हैं, या जो इसका जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, उपजाऊ जो पन है, बिल्कुल लीस्ट है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। क्यों है? उसके अंदर लवण, यानी जो है आपका एक तरीके से सॉल्ट पाया जाता है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहां पानी आप पियोगे तो बिल्कुल नमकीन पानी है, और उस पानी को अगर आप धूप में रख दोगे मिट्टी को,
तो उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर थोड़े टाइम बाद देखोगे व्हाइट व्हाइट कलर के छापे से पड़ जाएंगे, ये वो सॉल्ट के होते हैं, कि पानी उड़ गया, सॉल्ट नीचे जमा रह गया। तो ये किस वजह से होता है? तो मिट्टी के अंदर उपजाऊपन जो है दो वजह से कम हो जाता है, एक तो सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो, या फिर एसिड की मात्रा उसके अंदर अगर ज्यादा हो। तो ज्यादा होने की वजह से जो मिट्टी की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, जो उपजाऊपन है, वो क्या हो जाता है? कमी हो जाती है उसमें। अगर सॉइल के अंदर आपकी सॉल्ट की क्वांटिटी और अगर एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ड्यू टू दिस रीजन द सॉइल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस। मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो बिल्कुल ना के बराबर कम हो जाता है। तो जो मिट्टी की ये प्रॉब्लम है, इसको बोला जाता है रे, REY, रे। और या फिर इसको कलर, हरियाणवी लैंग्वेज में इसको कलर और थूर भी कहते हैं, कलर और थूर कहते हैं। तो ये हरियाणा में हो गया, कलर या थूर कहते हैं, और जनरल साइंस की लैंग्वेज में इसको रे कहते हैं। सो रे इज अ प्रॉब्लम इन विच द सॉइल एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस ड्यू टू द रीजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट एंड एसिड। तो हरियाणा में ये कलर की प्रॉब्लम कहाँ है मिट्टी में? जो नीचे वाली रेंज है, महेंद्रगढ़, नू, पलवल, ये सारा रेंज। तो विद साइंटिफिक रीजन समझ पा रहे हैं ना मेंस के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब आप जब जब आगे पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि हरियाणा में ढूंढ और बावड़ी कहाँ पाई जाती है। अभी क्या होता है कि जो ये मिट्टी होती है, सारी रेतीली मिट्टी है, ऐसी है, बिल्कुल ड्राई है। तो जब कभी भी गलती से बारिश हो जाती है, तो ये बारिश की पानी क्या करता है, आपने देखा होगा, जब वो रेत के ऊपर बारिश का पानी आप डालो तो बहेगा नहीं, वो एक जगह इकट्ठा होकर गड्ढा सा बना देता है। तो वो मिट्टी कैसे कन्वर्ट हो जाती है, जहां पर पानी नहीं था, बहता हुआ ऐसे, उसके बाद जब पानी नीचे उसमें डीप गड्ढा कर देते हैं, तो वो ऐसे सा बन जाती है, यूं इस तरीके की बन जाती है। और बाकी मिट्टी, तो वो पानी इसके बीच में ऐसा भर जाता है और गोल गोल सा एरिया बना देता है। रेत लेना, कहीं पे पानी डालना, तो वो एक गड्ढा सा बना देगा रेत, उस रेत के अंदर पानी बहेगा नहीं, रेत में पानी गड्ढा बना देता है। तो हरियाणा की उस जगह को या उस रीजनल लैंग्वेज में उस चीज को बोलते हैं, तो ढूंढ और बावड़ी। ये भी पढ़वाऊंगा आपको, लिखा होता है। तो कई बार ऐसे बोल देते, कुएं जो बनते हैं ना ये उसमें रेतीले क्षेत्र में, उनको बोलते हैं ढूंढ से पानी लेके आ रहा हूँ, बावड़ी से पानी लेके आ रहा हूँ। तो जो ढूंढ और बावड़ी, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में जो बोला जाता है ना, बावड़ी के मैदान है, बावड़ी का मतलब हो गया बंजर भूमि। और इसको कभी कभार बंजड़िया भी बोल देते हैं, बंजड़िया जमीन। तो बंजड़िया जो वर्ड है, ये राजस्थानी वर्ड है। ये वहां पे बोला जाता है, आपके महेंद्रगढ़ के आसपास की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी राजस्थानी टच में आती है। महेंद्रगढ़ सिरसा के आसपास की जो लैंग्वेज है ना, वो राजस्थानी टच में आ जाती है, कठे गयो के कार्य इस तरीके से बोलते हैं। तो वहां पर उसको बोलते हैं बंजड़िया भूमि, बंजड़िया मतलब बंजर भूमि। और ढूंढ और बावड़ी बोलते हैं इसको इधर रेवाड़ी की सेक्टर में। तो ये कहाँ बनेगी? रेतीली मिट्टी में बनेगी। रेतीली मिट्टी होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें सॉल्ट और एसिड की मात्रा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई राजस्थानी में इलाके के पास में आ रही है, सारा ड्राई रीजन है। डन, ये पॉइंट लिखे, लिख लिए ना ये? ओके। अब जो अगर मैं भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखूं, तो हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है ना, अभी मिट्टी सारी पढ़ ली, बताओ कोई दिक्कत आई इसमें? तो ज्योग्राफिकल एरिया को ना हरियाणा के 3 पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ा जाता था पहले, और अभी भी 3 पॉइंट में पढ़ा जाता है, क्योंकि डिवीजन, फर्दर डिवीजन तो 6 हैं। और ये जो जियोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसको करा था, उसका नाम ध्यान रखेंगे, सतबीर सिंह था नाम उनका, जसबीर सिंह, डॉक्टर जसबीर सिंह। जिन्होंने इसको 8 भागों में तोड़ा था जसबीर सिंह थे, लेकिन जिन्होंने इनकी मिट्टी को 4 पॉइंट में तोड़ा वो थे ML भार्गव और बिलामुद्दीन कोपेन। डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा की ज्योग्राफी को 8 क्षेत्र में डिवाइड करा था, कि कहाँ मैदान है, कहाँ नदियां हैं, कहाँ पर फॉरेस्ट है, कहाँ पर शिवालिक की रेंज है, कहाँ पर अरावली रेंज है। वो भी लिख, आ जाएगा आगे, हाँ अगली क्लास में। जब ये तो मिट्टी पढ़ाई है भी, जैसे जलवायु, तो उसमें आ जाएगा सारा ये। तो हरियाणा को जो है 3 ज्योग्राफिकल रेंज में डिवाइड करा गया। सबसे पहला हो गया कुरु का क्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसे पूर्व का करनाल और जींद कहा जाता है। तो जो अभी हरियाणा का करनाल और जो जींद है ना, वो पहले कुरुक्षेत्र का पार्ट हुआ करता था। तो पहला पॉइंट हो गया ये ज्योग्राफिकल रीजन, जो सारा घग्गर के आसपास का क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र। सरस्वती नदी यहाँ हुआ करती थी, अभी नहीं है। महाभारत कालीन टाइम पीरियड में यहाँ पे सरस्वती नदी थी, जिसके किनारे पे बैठ के महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी थी, ऋग्वेद के टाइम पे। सॉरी, वेद कौन सा था ये मुझे ध्यान नहीं है, बट सरस्वती नदी के किनारे बैठ के उन्होंने ये लिखी थी महाभारत। तो सरस्वती नदी भी विलुप्त हो चुकी है, उसके जो है
अवशेष है वो ढूंढे जा रहे हैं। तो यमुनानगर के आसपास का एक गांव है, अभी लिखवाता हूँ मैं आपको, वहां पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। वहां पर उसकी खुदाई चल रही है और सरस्वती नदी के एक्सटेंट पार्ट को ढूंढा जा रहा है। हरियाणा का दूसरा जो पॉइंट है वो जटियात क्षेत्र है। जटियात से बड़ा हो गया जाटों का क्षेत्र। यह सारी जाट बेल्ट है, ठीक है। तो इसमें सारा हिसार, फतेहाबाद, भिवानी और रोहतक आता है। अंडरस्टूड। ये सारा यहाँ पे आपको जाट क्षेत्र पाएगा, जितने भी जाट बेल्ट है। और तीसरा जो है अपने वो भटियाना क्षेत्र है, यानी ये राजपूतों का क्षेत्र है। तो जो भाटी राजपूत हुआ करते थे ये उन क्षेत्र में आता है। तो फतेहाबाद और जो अपना सिरसा का पॉइंट है, हिसार का जो पॉइंट है, ये नीचे वाले जो पॉइंट है दादरी वादरी, ये सारा आता है आपका भटियाना यानी राजपूतों की भूमि में, क्योंकि ये किस में आ जाता है, राजस्थान के टच में आ जाता है थोड़ा सा। तो प्राचीन काल में यहाँ पर भाटी राजपूतों का आधिपत्य था, भाटी लोग बाग यहाँ रहते थे। तो हरियाणा की ज्योग्राफी के हिसाब से उन्होंने इनको 3 पॉइंट में ऐसे डिवाइड करा था एंशियंट में। ये कहते थे हमारा क्षेत्र कुरु वाला क्षेत्र, ये बीच का क्षेत्र जो जाटों का है, और इधर वाला भाटी राजपूतों का क्षेत्र। अगर भू आकृति के हिसाब से मैं देखूं, यानी भू अलाइनमेंट यानी जियो अलाइनमेंट के हिसाब से मैं देखूं, तो जियो अलाइनमेंट के हिसाब से 93.7% जो हरियाणा का जो लैंड है वो कैसा है, समतल है, हॉरिजॉन्टल है। ये पॉइंट लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दैट 93.76% ऑफ द हरियाणा लैंड इज प्लेन। हरियाणा का 93.76% भाग क्या है, मैदानी क्षेत्र है। और जितने भी माउंटेन या पहाड़ियां वो कहाँ है, या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे। सबसे ऊपर कौन सी पहाड़ियां हैं, और उनमें कौन सी पहाड़ियां आती हैं, मोरनी की पहाड़ियां। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है वहां पर, कोरू। कितनी हाइट है, 1514 मीटर। घग्गर नदी वहीं से आएगी, ठीक है। तरंगित मैदान है सारे, जिसमें घग्गर यमुना के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये सारा मैदानी इलाका है। अब इसके अंदर अगर देखूं तो जो पूरा है 68.21% बिल्कुल समतल है, बिल्कुल प्लेन है। और ये मूव कैसे होगा, 25.55 जो परसेंट है वो जलोढ़ के मैदान, ये तरंगित मैदान है, यानी एराइड सॉइल है। ये मूव नहीं कर रहा है इसमें से, ये नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, मत जा बाढ़ में। तरंगित तथा उर्मिल मैदान, थैंक यू, आपको पता है थैंक यू वेरी मच। तरंगित तथा उर्मिल मैदान है। तरंगित 25% का मतलब है कि वो सॉइल लैंड है यहाँ पर जहाँ पर एलुवियल सॉइल है, ओल्ड एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल तरंगित मैदान है। उर्मिल मैदान है, यानी वो रेंज है जहाँ पर ओल्ड एलुवियल सॉइल है। तो कपास वगैरह का खेती, और बेसिकली सर्दियों में वहाँ पर ज्वार बाजरा हो गया, ये खेती ज्यादा होती है वहाँ पर। तिलहन की खेती, मतलब यू कैन से सीड, जो कि वो यूज होते हैं ना तेल वेल निकालने के लिए, वो खेती यहाँ होती है। ये पढ़ाना है अगली बार, सारा कवर करेंगे। तो देखो ये आ गया ना, जो हरियाणा के जितने भी हैं, डॉक्टर जसबीर सिंह जो जियोलॉजिस्ट थे, हरियाणा के मैदानों को 6 भाग में डिवाइड करा था। थक गए, नदियां नहीं पढ़नी चलो कल पढ़ाना, डन।